आज खबरों की शुरुआत लोकतंत्र से जुड़ी एक शानदार खबर के साथ करेंगे। दरअसल आज पूरा देश पंचायती राज दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जो खास कार्यक्रम आज हमारा है वो जुड़ा हुआ है चंद्र ग्रहण से, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है डीपी शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है डीपी शास्त्री जी आपका इस खास शो में। और हमारे साथ है अरविंद शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरी सहयोगी गुंजन भी जुड़ी हुई है। गुंजन बिल्कुल, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आखिर चंद्र ग्रहण क्या होता है, क्योंकि हाल ही के वक्त में सूर्य ग्रहण होकर चुका है। इसको लेकर क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जानना बेहद जरूरी है। हम अपने शो में हर दिन तमाम तरह की जानकारियां आपको देंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी होंगे, आज भी मौजूद हैं, चर्चा भी होगी। लेकिन पहले नजर रिपोर्ट पर। साल 2023 का पहला ग्रहण काल बीतने के बाद अब बारी है दूसरे ग्रहण काल की। साल 2023 का दूसरा ग्रहण चंद्र ग्रहण है। 20 अप्रैल को साल का पहला ग्रहण सूर्य ग्रहण था, लेकिन भारत में सूतक काल नहीं लगा, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा। अब इसके ठीक 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण वैशाख अमावस्या पर, तो चंद्र ग्रहण वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन लगेगा। 5 मई की रात 8:45 पर यह चंद्र ग्रहण शुरू होगा और रात 1 बजे खत्म होगा। इसका मतलब यह है कि ये चंद्र ग्रहण 4 घंटे 15 मिनट का होगा। ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। उपछाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया सिर्फ एक तरफ रहने के चलते ये हर जगह नहीं देखा जा सकेगा। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अटलांटिका और हिंद महासागर में ही ये चंद्र ग्रहण देखा जाएगा। साफ है कि साल 2023 के पहले सूर्य ग्रहण की तरह ही पहला चंद्र ग्रहण भी भारत में नहीं दिखेगा। इसीलिए सूर्य ग्रहण की तरह ही चंद्र ग्रहण में भी यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चंद्र ग्रहण लगने पर राहु और केतु का साया राशियों पर मंडराने लगता है, जिसके चलते सूतक काल का पालन करना पड़ता है। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले तो सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, जिसके चलते धार्मिक और शुभ कार्यों के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने पर रोक रहती है। भारत में क्योंकि 5 मई को लगने जा रहे चंद्र ग्रहण को लेकर सूतक काल नहीं लगेगा, इसलिए कहा जा रहा है कि जातकों पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। इसका ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक रूप से बड़ा महत्व है। देखिए, 5 मई को चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा की कला मन मस्तिष्क को प्रभावित करती है। जैसे सूर्य ग्रहण का प्रभाव 1 महीने होता है, वैसे चंद्र ग्रहण का प्रभाव 15 दिन होता है। इन 15 दिनों में मन मस्तिष्क में अस्थिरता हो जाती है। किसी भी ग्रहण का सभी 12 राशियों के जातकों पर प्रभाव पड़ना बताया जाता है। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को अशुभ माना जाता है, इसीलिए इस दौरान कई कार्य वर्जित बताए गए हैं। हालांकि चंद्र ग्रहण के प्रभाव से बचने के उपाय भी हैं। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का पाठ चंद्र ग्रहण के दौरान जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र का पाठ करते हैं तो चंद्रमा का जो कुप्रभाव है, जो राहु और केतु के प्रभाव से मिश्रित होकर के चंद्रमा की किरणें हमारे मन मस्तिष्क कार्य को बाधित करती हैं, इस मंत्र के पाठ से उसका प्रभाव दूर हो जाता है। साल 2023 में कुल 4 ग्रहण हैं। 20 अप्रैल का पहला सूर्य ग्रहण जो कि बीत चुका है। दूसरा ग्रहण चंद्र ग्रहण है जो 5 मई को लगने जा रहा है। इसके बाद 14 अक्टूबर को लगने वाला तीसरा ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा और फिर 29 अक्टूबर को साल का आखिरी ग्रहण जो कि चंद्र ग्रहण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो साल के दूसरे ग्रहण की आज हम बात कर रहे हैं, जो कि चंद्र ग्रहण है, जिसकी ये रिपोर्ट भी आपने देखी। लेकिन अपने खास मेहमानों से हम यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं कि किस तरह का ये ग्रहण इस बार, अब जो दूसरा ग्रहण है चंद्र ग्रहण, वो लगने वाला है। डीपी शास्त्री जी, थोड़ा इसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि उपछाया चंद्र ग्रहण ये होने वाला है। कितने प्रकार के ग्रहण यहाँ पर होते हैं चंद्र ग्रहण की अगर बात की जाए, और ये किस प्रकार अलग है? देखिए, ग्रहण 4 प्रकार का होता है।
और एक ग्रहण जो 5 मई को लगने जा रहा है, इसे मांद चंद्र ग्रहण कहा गया है, उपछाया भी कहा गया है। कंकड़ भी होता है, खड्गरास भी ग्रहण होता है, 4 प्रकार का होता है। बल्कि 5 मई को जो ग्रहण है, इसका कोई प्रभाव भारत के ऊपर नहीं है, क्योंकि ये सब छाया है। ऐसे ऐसे आकाश में खगोलीय घटना घटती रहती है। लेकिन ये तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में लगेगा और विशाखा नक्षत्र तक इसका जो है ना भोग काल चलेगा। रात्रि में ग्रहण का प्रभाव शुरू होगा और उसके बाद से 8:36 से लेकर के 1:26 तक इसका प्रभाव रहेगा, पूर्णिमा की रात्रि में। अब रही बात कि ये जो चीजें चल रही है, प्रशांत महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है, और जो गल्फ कंट्रियां हैं, मुस्लिम कंट्रियां हैं, उस क्षेत्र में इसके प्रभाव ज्यादा है। तो चंद्रमा का जो जल से संबंध है, चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से है, तो समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उस पे इसका प्रभाव रहेगा। समुद्र के तट से जो कंट्री जुड़ी हुई है, भारत को उस चीज में ना जोड़े, छोड़ दें। जहां इसका प्रभाव है नगण्य मात्र रहेगा, इसमें कोई डर भय नहीं है। लेकिन 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण घटने के कारण जो मार्केट है, बाजार है, राजनीतिक है, ये कहीं हलचल बचा के रखता है, क्योंकि मन से इसका संबंध बना करके रखा है। चंद्रमा का संबंध मां लक्ष्मी के भाई के रूप में भी है। चंद्रमा भगवान विष्णु का साला भी है। और सुअस्मा को ब्राह्मणा ना गुंग राजा, ब्राह्मणों का राजा भी चंद्रमा को माना गया है, वेद में ऐसा मिलता है। इसीलिए धर्म के प्रति जो कुछ भी इससे जुड़ता है वो लोग छाया के रूप में मानते हैं। इसमें डरना नहीं है, भय नहीं है, कोई सूतक नहीं है, कोई मंदिर नहीं बंद होगा, देवालय शिवालय के नियम चलता रहेगा। जब तब लोग अपने करते रहेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे। स्नान ध्यान करने से ग्रह काल के दोष का निवारण होता है। या ग्रहण काल में कोई जलाशय शिवालय में जब तब किया जाए तो उससे मन की कामना की पूर्ति भी होती है। रेखा जी बिल्कुल। डीपी शास्त्री जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अरविंद शुक्ला जी भी बने हुए हैं। अरविंद जी, सूर्य ग्रहण अभी हुआ, सूतक उसमें भी नहीं लग रहा था और इसमें भी नहीं लगेगा, तो क्या लोगों पर इसका कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा या फिर कोई प्रभाव नहीं होगा? जी देखिए, ऐसा है कि चंद्रमा के विषय में कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता। तो चंद्रमा क्या है? मन। चंद्रमा मन का, मनोबल का, मानसिकता का, चित्त का, मना स्थिति का, मां का कारक ग्रह है। तो ये जो घटना घटनी है, यानी ये खगोलीय घटना जो 5 मई की है, ये तुला राशि स्वाति नक्षत्र और स्वाति से आगे विशाखा नक्षत्र तक सफर करेगा। ये रात्रि को 8:45 से प्रारंभ होकर के और रात्रि 1:15 से 20 तक इसका प्रभाव रहेगा। लेकिन यह बिल्कुल छाया एक होती है और छाया की उपछाया, मतलब छाया है और छाया की एक उपछाया कहा जाए, वो वाला ये ग्रहण है, जिसका किसी भी प्रकार से भारत देश में नहीं तो सूतक, नहीं ग्रहण काल, नहीं किसी भी प्रकार का पूजा कार्य में आपको कोई ये जो है अशुद्धि की विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है। अर्थात ये किसी प्रकार का भी ग्रहण नहीं लग रहा। उस दिन बौद्ध पूर्णिमा है, अर्थात बौद्ध जयंती है। तो पूर्णिमा के जो भी पूजा पाठ के कार्य हैं पूरी तरह से आप करें। स्नान दान आदि जो भी आपके होम जप हैं वो अच्छे से करें और उसमें किसी प्रकार का सूतक या पातक नहीं लग रहा। अब बात आती है कि इसका प्रभाव। देखिए, चंद्र ग्रहण का प्रभाव 15 दिन होता है और 15 दिन विशेष होता है। तो इस प्रभाव से बचने के लिए जिनकी जन्मपत्री में चंद्रमा किसी भी प्रकार से पीड़ित है, राहु से, शनि से, या जैसे चंद्रमा की स्थिति ज्यादातर पीड़ित होती है राहु और शनि से। राहु के साथ जब बैठता है चंद्रमा तो ग्रहण योग बनता है। शनि के साथ जब चंद्रमा बैठता है तो वहां पे विष योग उत्पन्न करता है। इसी तरह जब सूर्य के साथ बैठता है तो क्षीण योग मतलब क्षीण योग बनता है। तो चंद्रमा को बलिष्ठ करने के लिए अपनी जन्मपत्री में उस वक्त आप अनन्य भाव से भगवान त्रिपुरारी भोलेनाथ की आराधना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पे विराजमान है चंद्रमा। और चंद्रमा बहुत ही नवग्रहों में बलिष्ठ ग्रह माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये मन के गति के भांति चलता है। इस पूरे ब्रह्मांड में यदि अतिशय शीघ्र और अतिशय जो है तीव्र गति से चलने वाला कोई ग्रह है तो वह है चंद्रमा। जैसे कि शनि पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा 30 साल में लगाता है, चंद्रमा पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा 27 दिन में लगा देता है। अर्थात शनि एक राशि में
2.5 वर्ष चलता है, तो उस चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन चलता है। तो 5 मई को ग्रहण ये लग रहा है, लेकिन इसका किसी भी प्रकार से हमारे भारत देश में नहीं तो सूतक, नहीं ग्रहण, नहीं किसी प्रकार का इसमें कोई मान्य होगा। इस दिन पूजा पाठ धार्मिक कार्य पूरे होंगे। उस दिन पूर्णिमासी है, पूर्णिमा के पूरे कार्य आप कर सकते हैं। किसी प्रकार से कोई आपको सूतक काल का मानने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो हमारी बाहरी देश है, बाहरी कंट्री हैं, विदेशों में इसका असर और प्रभाव है, लेकिन बहुत ज्यादा वहां भी नहीं है। इसका बहुत ज्यादा वहां भी नहीं है। आगामी जो हमारा चंद्र ग्रहण होगा उसका प्रभाव इस उपछाया चंद्र ग्रहण से ज्यादा होगा और वो मान्य होगा। तो चलिए, चंद्रमा जिस तरीके से हमारे खास मेहमान बता रहे हैं कि मन का कारक होता है, मन को काफी यहाँ पर ये प्रभावित करता है जब भी चंद्र ग्रहण यहाँ पर लगता है। तो प्रभाव की अगर बात की जाए डीपी शास्त्री जी, चंद्र ग्रहण में किस तरीके के प्रभाव हमको हमारे जीवन में या फिर जो प्रकृति है उसमें नजर आते हैं? देखिए, चंद्रमा जल तत्व ग्रह है, बॉडी में सबसे ज्यादा उसका अंश होता है, 70% से ज्यादा बॉडी के अंदर भी है, और प्रकृति में भी सबसे ज्यादा जल का ही प्रभाव है। इतना जल होने के बाद भी पीने के लिए सुयोग्य जल नहीं है, भारत में भी क्या पूरे विश्व में भी कहीं नहीं है, बहुत कम जल है। चंद्रमा का जो प्रभाव है मन से जुड़ता है। अब मन आदमी के 24 घंटा में कितने बार क्या क्या डिसीजन ले लेता है। रात को सोते हुए भी आदमी ड्रीम में कुछ ना कुछ सोचता है, कर्म में भी सोचता है। तो एक ग्रहण का प्रभाव जो शून्य है, नामात्र है, इस चीज से तो हमको कोई भयभीत रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज बताएं, 15 दिन के अंदर 2-2 एक उपछाया ग्रहण का प्रभाव जो है घटने से मार्केट, राजतंत्र, अन्यथा पश्चिम कंट्री, दक्षिण कंट्री उहापोह की स्थिति में रहेगी। जिस तरह देखिए सूडान की स्थिति क्या बनी हुई है, इसी तरह छोटी छोटी जो कंट्री है आपस में भयभीत रहेगी, भ्रमित रहेगी। राजतंत्र भी वहां ठीक नहीं रहेगा, राज सत्ता में किसी का परिवर्तन होगा, कहीं ना कहीं उथल पुथल मन के रखेगा। अब रही बात कि चंद्रमा को हम देखें कैसे, ये तुला राशि में लगने के कारण तुला राशि और मेष राशि 2 राशि के लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जो स्वाति नक्षत्र है राहु का ही नक्षत्र है, उसी में इसकी शुरुआत हो रहा है, और देवगुरु के बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्र का प्रभाव एंड हो रहा है, यानी ग्रहण का प्रभाव। तो गुरु की भी राशि और राहु की जो राशियां हैं और शुक्र की राशि, मंगल की राशि, ये सब राशि इस ग्रहण से थोड़ी मन के पीड़ित होने के कारण कहीं ना कहीं भयभीत रहेगी। अब इसमें कितनी राशियां जुड़ जाती हैं? मेष राशि काल पुरुष की अंगिक राशि है, वो जुड़ जाएगा। शुक्र का राशि तुला भी जुड़ जाएगा। लेकिन मंगल शुक्र की स्थिति मिथुन राशि में गोचर करने से कुछ स्थिति वहां पे सुदृढ़ रहेगी, मजबूत रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति भी मेष में आ गए हैं, चतुर्थ ग्रही योग लेकर के बैठे हैं। गुरु जहां बैठे हैं वहां तो शुभ नहीं करते, लेकिन दृष्टि के कारण उनकी 5वीं, 7वीं, 9वीं जो दृष्टि है उस राशियों को भय से मुक्त करेंगे, अन्यथा उस राशि में बल प्रदान करेंगे। आप इस समय क्या करें और क्या ना करें, योग करें, साधना करें, प्रे करें, गलत काम जीवन में ना करें, भोग से दूर रहें, और अपना जीवन उस ग्रहण काल के समय रात्रि में भगवान नारायण को, सत्यनारायण को, विष्णु सहस्त्रनाम को, अन्यथा राम रक्षा स्तोत्र का मंत्र को सुने, पढ़े, उससे आपके जीवन में शांति और कार्य की सिद्धि मिलेगा। बिल्कुल डीपी शास्त्री जी, कई महत्वपूर्ण बातों को आपने बताया, लेकिन अरविंद शुक्ला जी, तुला और मेष राशि के बारे में बताया गया कि उन पर थोड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ऐसी राशि के जातक क्या कर सकते हैं इस ग्रहण काल के दौरान जिससे कि उन पर प्रभाव कम पड़े, वो बताएं। देखिए, जैसे ग्रहण जब पड़ता है तो लगभग सभी राशियों पे अपना प्रभाव विशेष देता है। तो ये मैं तुला वालों के लिए, मेष वालों के लिए और मेष से लेके मीन वालों तक के लिए बता रहा हूं कि आप ऐसे करें और इस प्रकार से अपनी दिनचर्या में उस दिन जो है शामिल करें पूजा पाठ में, पूजा पाठ को, तो अतिशय आपको लाभ मिलेगा। देखिए, चंद्रमा क्या है? भगवान शिव का विशेष ग्रह है और भगवान शिव ने अपने ललाट ब्रह्मांड अपने ललाट यानी मस्तक में धारण कर रखा है। तो भगवान शिव के अनन्य भाव से जो भी आप आराधना कर सकते हैं, जैसे कि भगवान शिव का शिव पंचाक्षरी मंत्र बहुत ही सिंपल, जिसको हर व्यक्ति कर सकता है। उसके साथ साथ आप जो है महामृत्युंजय मंत्र, शिव गायत्री मंत्र, जिसको महामृत्युंजय लगभग मेरे ख्याल से सभी को आता होगा, त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम,
शिव गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। देखिए चंद्रमा क्या है, एक थोड़ा सा आप समझें। आप मैं ज्यादा नहीं, एक हफ्ते की दिनचर्या या 15 दिन की दिनचर्या में किसी दिन जब आप सो करके सुबह जगते हैं तो मन बड़ा प्रफुल्लित होता है, तो वो क्या होता है, वो चंद्रमा की देन होती है। क्योंकि किसी दिन जब आप सो के उठते हैं तो मन में बड़ी खिन्नता होती है, बड़ी क्षीणता होती है, कि मन बेचैन होता है कि कुछ नहीं हो सकता मुझसे या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अर्थात मनोबल कमजोर होता है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा हमारा कमजोर होता है। हमारे लाइफ में जब भी कोई घटना घटती है, जिस ग्रह की महादशा होगी और जिस ग्रह की महादशा होगी उसके साथ साथ जो ग्रह हमारा मार्केश होगा, और कहीं ना कहीं से यदि हम अध्ययन करेंगे तो शनि का उसमें सहयोग होगा। लेकिन जिस क्षण घटना घटेगी उस क्षण निश्चित रूप से चंद्रमा का उसमें योगदान होगा, घटना वो अच्छी हो या बुरी, क्योंकि तत्कालीन ये ग्रह है जो तत्काल आपको प्रभाव दिखाता है। तो तत्काल यानी जिस दिन आपका ग्रहण पड़ रहा है उस दिन आप भगवान शिव से संबंधित चंद्रमा के मंत्रों से संबंधित, जैसे ओम सोम सोमाय नमः या ओम नमः शिवाय या शिव गायत्री ओम तत्पुरुषाय विद्महे या भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र या कोई भी आप मंत्र ले उसका जाप करते हैं तो अनन्य भाव से आपको निश्चित रूप से फल मिलेगा। अब बात आती है कि क्या आप और करें, तो दान में जैसे सफेद कलर से संबंधित आपके चावल हो गए, आपके फल हो गए, उसके साथ साथ आपका दूध हो गया, दही हो गया, चीनी हो गया, आदि चीजों का यदि आप दान करते हैं, वस्त्रों का भी आप दान कर सकते हैं, तो उससे आपको और विशेष लाभ जो है प्राप्त होगा। ये ध्यान रखिएगा कि हमारे नवग्रहों में चंद्रमा की इतनी ज्यादा प्रधानता है कि जिसके सामने सारे ग्रहों को यदि हम डिग्री दें तो सबको बहुत कम मिलेगी, अकेले चंद्रमा को ही 25 से 30% जो है 100% में आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। और जो लोग करेंगे, यदि उनकी माता पीड़ित हैं, उनका मन खिन्न रहता है, मन खराब रहता है, मन व्याग्र रहता है, वो चिंताग्रस्त रहते हैं, टेंशन में है, तनाव में है, तो निश्चित रूप से यहाँ उनको राहत मिलेगी। बिल्कुल राहत मिलेगी। जो उपाय यहाँ पर अरविंद जी ने आपको बताए हैं उन्हें आप जरूर आजमाइएगा इस चंद्र ग्रहण के दौरान, तो आपके जो कष्ट हैं वो भी दूर हो जाएंगे। फिलहाल ये तमाम जो जानकारी आपने दी है डीपी शास्त्री जी और अरविंद शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए आपका।